Okay, so good morning, students. My name is Mayank Tiwari, and today we are going to discuss a very important chapter of class 9, that is force and law of motion. So, बच्चों को इस चैप्टर में बेसिकली बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं, सर ये फोर्स क्या है, ये फ्रिक्शन क्या है, ये इनर्शिया क्या होता है. तो हम इस चैप्टर में बेसिकली हर एक माइन्यूट डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं. सो दिस इज द वन शॉट ऑफ क्लास 9, दैट इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. सो लेट्स स्टार्ट नाउ बेटा. ओके, सो पहला पार्ट है हमारे पास कि फोर्स क्या है. व्हाट इज फोर्स. आपसे किसी ने पूछा भाई फोर्स क्या है, तो आपने बोला सर फोर्स की डेफिनेशन जो हमने बचपन से पढ़ी है वो है कि दैट अ पर्टिकुलर पुश और पुल इज कंसीडर एज फोर्स. मतलब किसी बॉडी में फोर्स लगाना, मतलब किसी बॉडी को अगर पुश कर रहे हैं हम, अगर ये बॉडी है, अगर हमने इसे फोर्स लगाया तो दिस इज कॉल्ड पुश एंड दिस इज कॉल्ड पुल. तो पुलिंग और पुशिंग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेटा एनिमेशन के थ्रू. दिस इज कॉल्ड पुल एंड दिस इज कॉल्ड पुश. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फोर्स. मतलब किसी भी चीज को पुश या पुल दे देना तो वो अपनी जगह से हिल जाएगी, तो क्या यही फोर्स है. अभी जनरल लेवल पे अगर हम बात करें तो हाँ, अभी शुरुआत है चैप्टर की, तो यही फोर्स होगा. बट एग्जैक्ट डेफिनेशन फोर्स की कहां पे देखने को मिलेगी, न्यूटन सेकंड लॉ में. बात समझ में आई क्या. ठीक है, तो अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं किसी भी चीज को फोर्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है. द पर्टिकुलर पुश और पुल इज कंसीडर एज फोर्स. ठीक है, किसी भी चीज को धक्का देना, किसी भी चीज को खींचना और वो बॉडी मूव कर जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, फोर्स बोलते हैं. अच्छा, इसमें किसी को डाउट आ सकता है कि सर ये दीवार है, क्या मैं इसको पुश करूं तो ये मूव नहीं कर रही, तो क्या मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं. लगा रहा हूं, लेकिन हर एक बॉडी का अपना एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स होता है बेटा. मतलब वो फोर्स कि वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहती ड्यू टू इनर्शिया. अभी हम बात करेंगे इनर्शिया वगैरह की भी. अगर मैं इस रिस्ट्रेनिंग फोर्स को आपको एक बॉटल के थ्रू समझाना चाहूं तो यहां पे देखिए, मैं इसमें क्या लगा रहा हूं, कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रहा हूं. मैं कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रहा हूं और ये मूव नहीं कर रही है. ठीक है, बट जब मैंने इसके रिस्ट्रेनिंग फोर्स से, मतलब जितना फोर्स ये सह सकती है उससे ज्यादा का फोर्स लगा दिया, अब ये मूव कर गई. बात समझ में आई क्या. तो हर एक बॉडी के पास अपना रिस्ट्रेनिंग फोर्स होता है. उस रिस्ट्रेनिंग फोर्स से ज्यादा फोर्स आप लगाओगे तब वो बॉडी मूव करेगी बेटा. ठीक है, ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया. आइए इसको और थोड़ा इन डिटेल समझते हैं. ओके, तो फोर्स एक्चुअल में है क्या. द एक्सटर्नल पुश और पुल इज कंसीडर एज फोर्स. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. फोर्स के टाइप क्या क्या होते हैं बेटा. दो टाइप होते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स का क्या मतलब हुआ. बैलेंस फोर्स का मतलब ये हुआ कि अगर ये बॉटल है बेटा, मैं दोनों ही डायरेक्शन में अगर इसको क्या करूं, इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा के खींचूं, तो ये बॉटल ना ही लेफ्ट साइड में ना ही राइट साइड में किधर से किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी. क्योंकि जब भी किसी भी बॉडी में आप इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगाते हो तो बॉडी मूव नहीं करेगी. दैट पर्टिकुलर फोर्स में, उसमें हम क्या कह सकते हैं बेसिकली, द एफ नेट इज जीरो. मींस द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कंसीडर एज, if the F net is zero, then we can consider is what, a balance force. जैसे कि यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे, दो सिनेरियोज है हमारे पास. ठीक है, वन सेकेंड. ओके, यहां पे आप दो सिनेरियोज देख पा रहे होंगे बेटा. ये 300 न्यूटन, मतलब यहां पे टग ऑफ वॉर चल रहा है. ठीक है, मैंने पूछा इस टग ऑफ वॉर में जीतेगा कौन. ये रेड रिबन यहां पे है, ये क्रॉसिंग लाइन है, इसमें जीतेगा कौन पहले वाले कंडीशन में. आपने बोला सर इसमें तो मुझे लगता है कि कोई नहीं जीतेगा. क्यों नहीं जीतेगा. क्योंकि 300 न्यूटन का फोर्स ये लोग इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, 300 न्यूटन का सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ये भी लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में. तो बॉडी किधर साइड मूव करेगी, तो आप बोलोगे सर ये ड्रॉ हो जाएगा, किधर भी साइड ये लोग मूव नहीं कर पाएंगे. तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं क्या कह सकता हूं, द एफ नेट, total force acting on a body is called F net. Total force acting on a body is called F net. और F net इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, जीरो होगा. मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी. अगर F net जीरो हो गया, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो बॉडी मूव नहीं की, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स. अच्छा, अगर ये बैलेंस है तो अनबैलेंस फोर्स क्या है. अनबैलेंस फोर्स ये है कि एक साइड ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगा दिया जाए, एक साइड कम अमाउंट में फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगेगा बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी. दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स. ये देखिए सेकंड सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो इस टग ऑफ वॉर के गेम में कौन जीतेगा. आप लोग देख ही पा रहे होंगे सर, टीम ए, ये वाली जो टीम ए है और ये बेचारा अकेले टीम बी का है, तो इस वाली कंडीशन में टीम ए जीत जाएगी. क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पे तीन लोग मिलके इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स कितना लगा रहे हैं बेटा, 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं. ये कितना फोर्स लगा पा रहा है, 100 न्यूटन लगा पा रहा है. तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो हमारा बी नंबर का भाई है वो इस डायरेक्शन में पुल हो जाएगा. ये लोग इसको पकड़ के क्या कर लेंगे, खींच लेंगे. दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स. तो अनबैलेंस फोर्स का थोड़ा साइंटिफिक अगर मैं पार्ट लिखना चाहूं तो एफ नेट इस कंडीशन में जीरो होगा क्या, एफ नेट इज नॉट जीरो. मतलब बॉडी मूव करेगी. जब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर हम लगाते हैं तो बॉडी मूव नहीं कर रही, उसको हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं. और अगर दोनों ही एक बॉडी में हमने
इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ना लगा करके एक साइड में डायरेक्ट मतलब ज्यादा फोर्स लगा दिया, और जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगा था उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करने लग गई तो उस फोर्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा, अनबैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में ही क्या होती है, बॉडी मूव करती है, और बैलेंस फोर्स की कंडीशन में बॉडी मूव नहीं करती है। आइए एक बार रीड कर लेते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फोर्स इज a push or pull that acts upon an object measured in न्यूटन। अब आप बोलोगे सर फोर्स किसमें मेजर, जैसे हमने बोला ना कि अगर मैं मास को मेजर करना चाहूं तो किसमें करते हैं, तो आपने बोला सर केजी वगैरह में करते हैं, ठीक है। अगर स्पीड को मेजर करना चाहें तो किसमें करते हैं, मीटर पर सेकंड में करते हैं। एक्सेलरेशन को मेजर करना चाहें तो किसमें करते हैं बेटा, तो आप बोलोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली फोर्स को किसमें मेजर किया जाता है, फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहली बात फोर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था बाय हिज वेरी फेमस बुक नेम मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, इन विच ही डिस्क्राइब अबाउट ऑल द 3 लॉज ऑफ मोशन। तीनों लॉ ऑफ मोशन उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था जिसका नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। बात समझ में आई क्या? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बैलेंस फोर्स। क्या होता है भाई, जो हमने अभी पढ़ा, व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑब्जेक्ट आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन क्रिएटिंग नो नेट मूवमेंट, मतलब इसमें बॉडी मूव नहीं करती है, अभी हमने समझा। और दूसरा होता है हमारे पास अनबैलेंस फोर्स। इसमें क्या होता है भाई, व्हेन द फोर्स आर अनइक्वल एंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। बात समझ में आई क्या? अनबैलेंस फोर्स में ये सेकंड कंडीशन अनबैलेंस की है, दिस इज द बैलेंस फोर्स। बात समझ में आई, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बेटा ओके, फ्रिक्शन। अब आपने बोला सर फ्रिक्शन तो हमने बचपन से ही पढ़ा और हमेशा समझा, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन, अगर मैं ये अपने 2 फिंगर्स का एग्जांपल लेके आपको दिखाना चाहूं, यहाँ पे ये 2 फिंगर्स हैं, मैं इन 2 फिंगर्स को अगर सीधा मूव कराना चाहूं, बट ये क्या हो रही है, हल्की सी बेंड हो रही है। देखिए मैं अगर इनको मूव करा रहा हूं, हल्की सी बेंड हो रही है, हल्की सी। तो मैंने बोला कि अगर मैं फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन एक कैसा फोर्स है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं एक यहाँ पे बॉक्स बनाऊं बेटा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स का रिस्ट्रेनिंग फोर्स था 5 न्यूटन। रिस्ट्रेनिंग फोर्स मतलब क्या, कि 5 न्यूटन तक का फोर्स लगाओगे ये बॉडी मूव नहीं करेगी, 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तब ये बॉडी मूव करेगी। मैंने बोला मैं इसमें कितने का फोर्स लगा देता हूं, 10 न्यूटन का। तो आप बोलोगे सर ये कितने न्यूटन से, मैंने आपसे पूछा कि कितने न्यूटन से ये मूव करेगी, तो आपने बोला सर 5 न्यूटन इसका रिस्ट्रेनिंग फोर्स है और आपने 10 न्यूटन लगाया है, तो ये बॉडी कितने से मूव करने लगेगी, 5 न्यूटन से, क्योंकि 5 न्यूटन इस बॉडी ने क्या कर लिया, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, ताकि इसका रिस्ट्रेनिंग फोर्स 5 न्यूटन था, और ये 5 न्यूटन जो एक्स्ट्रा 5 न्यूटन है इसका, उसी से बॉडी मूव करेगी। तो क्या कोई भी बॉडी में एक बार फोर्स देने पे बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव करती रहेगी? नहीं, एक ऐसा फोर्स रहता है जो इसको मूव नहीं करने देता, जो कि अर्थ लगाती है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में मोशन रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। उसी डायरेक्शन या उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। दो बॉडीज के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसका अपोज करता है फ्रिक्शन। लोग क्या मिसकंसेप्ट बना लेते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज नहीं कर रहा है। अगर फ्रिक्शन ही ना हो बेटा तो मैं यहां पे खड़ा कैसे रह पा रहा हूं? फ्रिक्शन अपने को बेसिकली ग्रिप प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ग्रिप। मैं अगर इस बॉटल को होल्ड कर पा रहा हूं आप लोगों के सामने, तो फ्रिक्शन क्या है, ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको ग्रिप ना हो, फॉर एग्जांपल अगर फ्रिक्शन, जैसे इस बॉटल, सेकंड वाली बॉटल फ्रिक्शन क्या है, थोड़ा सा कम है, अगर मैं इसको पकड़ना चाहूं तो ये क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, कर ही गया। बात समझ में आई क्या? तो फ्रिक्शन ओरिजिनली क्या प्रोवाइड करता है, ग्रिप प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम इजीली चल सकते हैं। बट स्लाइड करने का मामला हो कि दौड़ के अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे स्लाइड कर जाऊं तो स्लाइड नहीं कर सकता, क्योंकि स्लाइडिंग वाले केस में क्या होगा, आप जब स्लाइड करोगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ क्या लगाएगी, आप पे ऊपर ग्रिपिंग का फोर्स लगाएगी, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, जो कि रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा और आप गिर जाओगे। आइए इस एनिमेशन के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में फ्रिक्शन है क्या, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये फुल स्पीड से दौड़ के आ रहा है और ये स्लाइड करना चाह रहा था, बट नी स्लाइड नहीं हुआ और ये गिर गया। रीजन क्या है? क्योंकि स्लाइड करने पे रिलेटिव मोशन का अपोज कर देता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के थ्रू ये क्या हो जाएगा बेटा, सामने की तरफ गिर जाएगा। इसमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। आइए उस सब चीजों को इन डिटेल में थोड़ा आगे समझेंगे। होप सो चीजें फ्रिक्शन यहां तक समझ में आया होगा। एक बार डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस और रेजिस्ट द मूवमेंट बिटवीन द टू सर्फेसेस। मूवमेंट बिटवीन द टू सर्फेस, दो सर्फेस के बीच में क्या करता है ये, वन सेकेंड, ओके, बिटवीन द टू सर्फेसेस दैट आर टचिंग, ठीक है। इट्स व्हाट मेक इट हार्डर फॉर द थिंग्स टू स्लाइड। हम स्लाइड नहीं कर सकते फ्रिक्शन के थ्रू, बट ऑल्सो व्हाट अलाउज यू टू वॉक, स्टॉप अ कार और अ ग्रिपिंग।
ठीक है, और ग्रिप वाला कॉन्सेप्ट हमने जो अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, होप सो चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी, फ्रिक्शन क्या है समझ में आया होगा। इन डिटेल फ्रिक्शन बेटा हम लोग क्लास 11 पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन का जो ओरिजिनल फॉर्म आपको देखने को मिलता है, कि फ्रिक्शन की जो ओरिजिनल फॉर्मूला या वैल्यूज रहती हैं, ठीक है, कि फ्रिक्शन फोर्स के लिए कोई फॉर्मूला है सर, बिल्कुल है, जिसको हम म्यू टाइम्स एन बोलते हैं। एन इज द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब क्या होता है, हर एक बॉडी में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है तो उसी के जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में अपने पास क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है, और इसी का एक कांस्टेंट होता है म्यू। ये सारी चीजें अपने को अभी नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये सब 11th क्लास में आप और एनईजी जब हम 11th का लेक्चर लेके आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या समझना है, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि ग्रिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हो गैलीलियो गैली। ओके, हमने एक चीज जाना कि कोई भी चीज जब फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट के लेवल पे आती है बेटा, तो सबसे पहले फोर्स के बारे में किसने बताया था, आप सबका आंसर होगा सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट उससे भी पहले एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था सर गैलीलियो गैली। उन्होंने बताया था फोर्स के बारे में कि एक्चुअल फोर्स कैसे एक्ट करता है और फोर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। अब फोर्स के बारे में तो पहले से ही पता था अपने को कि फोर्स होता क्या है, पुश और पुल फोर्स है, बट फोर्स को लेकर के थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन सबसे पहले गैलीलियो गैली साहब ने दिया था, और उन्होंने क्या बताया था, टू इनिशिएट अ मोशन we required an external unbalanced force, but to sustain that motion we do not require any kind of force। क्या मतलब हुआ, नहीं समझ में आया सर, आइए समझते हैं इसको। मैंने बोला कि जैसे अगर आप ये साइक्लिस्ट को देख पा रहे होगे, मैंने बोला कि अगर फ्रिक्शन हटा दिया जाए, क्या हटा दिया जाए, फ्रिक्शन, इस साइकिल जैसे फ्रिक्शन हटा दिया जाए, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, फ्रिक्शन वगैरह हटा दो, एयर रेजिस्टेंस वगैरह हटा दो, तो मैंने बोला कि आप बेटा जब साइकिल चलाते होगे, इनिशिएट करते हो, साइकिल चलाते हो तो पैडलिंग जब कर रहे हो शुरू में, तभी बस आपको फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही होगी। एक बार बहुत तेज आपने पैडलिंग करके छोड़ दिया साइकिल को, तो क्या साइकिल तुरंत रुक जाएगी, नहीं। आप बोलोगे सर पैडलिंग जब हम करते हैं तो पैडलिंग करके साइकिल को जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो भी हमारी साइकिल आगे बढ़ती रहती है और कुछ देर बाद जाके रुकती है। तो गैलीलियो गैली ने भी यही बोला था कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, आपकी साइकिल को रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हटा दिया जाए तो एक ही बार आपको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा बेटा। एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अगर आप देंगे तो साइकिल एक बार मूव करेगी, और पैडलिंग मारने के बाद छोड़ दीजिए साइकिल को, साइकिल अपने आप मूव करती चली जाएगी। कब तक, अप टू इनफाइनाइट टाइम तक। कब ये कंडीशन कब होगी, जब हमारे पास फ्रिक्शन क्या हो बेटा, उस कंडीशन फ्रिक्शन क्या हो, जीरो हो, फ्रिक्शन लेस सरफेस हो। बात समझ में आई। तो गैलीलियो गैली साहब ने भी यही बोला था, टू इनिशिएट अ मोशन वी रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। किसी भी मोशन को शुरू करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए एक ही बार एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स देने की जरूरत रहती है, और उस मोशन को सस्टेन करने के लिए वापस से दोबारा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या मतलब हुआ कि साइकिल चलाना है तो एक बार पैडलिंग मारिए और छोड़ दीजिए, साइकिल चलती रहेगी, बार बार पैडलिंग मारने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप बोलोगे सर अपने को तो बार बार जरूरत पड़ती है, अपने पास फ्रिक्शनलेस सरफेस थोड़ी है। हाँ, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस मिल जाए तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में एक ही बार साइकिल में पैडल मारो और इनफाइनाइट अमाउंट में साइकिल आपकी चलती रहेगी। यही था हमारे पास सर गैलीलियो गैली का ऑब्जर्वेशन, और इसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू सर आइजैक न्यूटन ने अपने बुक लिखी थी द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, जिसके बारे में हमने अभी बात की। उसमें उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन बताए थे। होप सो चीजें समझ में आई होंगी। एक बार आप इसको रीड कर सकते हो। एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ मोशन, बट no unbalanced force is required to sustain the motion. Example, an object move with a constant speed along a straight line when no force acts on it। तो ये constantly straight line पे मूव करता चला जाएगा जब तक इसमें कोई external force ना लगे। भाई एक बार फोर्स लगा, किसी भी चीज को धक्का दे दो, ये मूव करती रहेगी, रोकने के लिए भी तो फोर्स चाहिए ना। चीजों को रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है, एयर रेजिस्टेंस रोक रहा है। फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस हटा दीजिए, चीजें कभी रुकेंगी नहीं, एक बार मोशन हो गया तो कॉन्स्टेंटली चीजें चलती चली जाएंगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बेटा, ओके, अंडरस्टैंडिंग इनर्शिया। अब यहां पे आया खेल इनर्शिया का, कि सर इनर्शिया टर्म तो हमने सुना है, पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, लेकिन इनर्शिया से रिलेटेड बहुत सारे डाउट आते हैं कि इनर्शिया समझ में नहीं आता। तो आइए समझते हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया मतलब क्या, इनर्शिया मतलब आलस, बात खत्म। इतना ही है क्या, हाँ इनर्शिया इतना ही है, बात समझ में आई क्या, इनर्शिया इतना ही है। व्हाट यू मीन बाय इनर्शिया, इनर्शिया मींस आलस। अब ये आलस तो हम सब समझते हैं, आलसी तो बचपन से ही है भाई, आप भी हो मैं भी हूँ, ठीक है। इस दुनिया में आलसी कौन नहीं है, कौन आलस नहीं चाहता, कौन कंफर्ट जोन में रहना नहीं चाहता, ठीक है। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में हमारे पास इनर्शिया मतलब आलस होता है, और आलस 3 टाइप से बताई गई। क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। आपने बोला ठीक है सर आलस तो समझ में आया, आलस क्या होता है। पहला हमने बोला कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट का क्या मतलब है, कोई भी बॉडी है,
वो अगर रेस्ट पे है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेस्ट पे हूं, अगर आप सो रहे हो सुबह तो आप सोते ही रहना चाहते हो। बात समझ में? ठंडी का टाइम है, आप बिस्तर में बढ़िया सो रहे हो, मम्मी की आवाज आई पीछे से कि भाई उठो स्कूल जाना है, आप बोलते हो 2 मिनट और 5 मिनट और, सोने का मन है मत उठाओ मुझे, या नहीं जाने का मन है स्कूल। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया जैसे लिविंग बींग्स में होता है वैसे हर एक नॉन लिविंग बींग्स में होता है। जैसे अगर मैं एक ये बॉटल लिया हूं बेटा, इस बॉटल को अगर मैं एक पर्टिकुलर जगह पे रख दूं, मैं फॉर एग्जांपल इस बॉटल को अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, या इस बोर्ड, ये बोर्ड है इससे अटैच है, ठीक है, या यहाँ पे जो कर्टेन्स वगैरह, पर्दे वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, वो भी एक पर्टिकुलर चीज से अटैच हैं, अगर ये कब तक अपनी प्लेस पे रहेंगे? अगर इस बॉटल को मैं होल्ड करके रखूं, ठीक है, थ्रू आउट द लेक्चर, तो क्या बॉटल अपने आप हट जाएगा मेरे हाथ से? नहीं, ये इसकी क्या है? आलस है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई चीज रेस्ट में रुकी हुई है, वो रुकी ही रहना चाहती, अपने आप नहीं मूव करना चाहती। बात समझ में आई क्या? It is the inability of a body to move by itself. Inertia means what? Alas. The inability of body to move by itself is called inertia of rest. बात समझ में आई क्या? तो ये है हमारे पास बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट पार्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। आपने बोला सर रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि हम लोग अगर सो रहे हैं तो सोते ही रहना चाहते हैं, अपने से नहीं उठना चाहते, ड्यू टू द इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या मतलब होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब होता है बेटा कि क्या मोशन में भी आलस है? सर बिल्कुल, मोशन, दौड़ने में भी आलस है। दौड़ने में कैसे आलस है? मैंने बोला कि आप फुल स्पीड से दौड़ के आ रहे हो, यहाँ पे फुल स्पीड से बढ़िया दौड़ते हुए आ रहे हो, मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि यहाँ पे रुक जाओ, स्टॉप, तो क्या आप उसी पॉइंट पे, जैसे फुल स्पीड से आप दौड़ते हुए आ रहे थे, मैंने एक ही पॉइंट पे बोला बेटा स्टॉप, तो क्या आप तुरंत ही रुक जाओगे? नहीं, ट्राई करके देखना, बहुत तेज दौड़ के आओगे और तुरंत रुकने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा? स्लाइड कर जाओगे, मोमेंटम जो आपकी बॉडी में है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आप रुक नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, कि अगर एक बॉडी जो मूव कर रही है, अब वो मूव ही करना चाहती है, रेस्ट पे नहीं आना चाहती। बात समझ में आई? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका आलस क्या है कि अब वो मूव ही करना चाहती है, रेस्ट पे नहीं आना चाहती। रेस्ट पे आने के लिए क्या होगा? अगर आप दौड़ रहे हो फुल स्पीड से, मैंने बोला स्टॉप, तो धीरे धीरे स्पीड कम करोगे, फिर रेस्ट पे आओगे। तुरंत रेस्ट पे आओगे तो बॉडी अपोज कर देगी, रेस्ट पे नहीं आना चाहती। तो बॉडी का भी अपना एक आलस होता है बेटा। फिजिक्स की लैंग्वेज में आलस हमने दो टाइप से पढ़े कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो मूव ही करना चाहेगी, रुकना नहीं चाहेगी। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आपने बोला गुरुजी हमको दो कंडीशन तो समझ में आई कि भाई दौड़ रहा है तो इनर्शिया मतलब आलस दौड़ने में है, आलस सोने में है, रेस्ट रुकने में है, लेकिन डायरेक्शन की आलस क्या है? मैंने बोला कि आप कोई फॉर एग्जांपल आप कार चला रहे हो, क्या चला रहे हो? बढ़िया कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, बाइक चला रहे हो इस डायरेक्शन में सीधा, आप फुल स्पीड में बाइक चला रहे हो, अब आपको बाइक ऐसे इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, बाइक आपको इस डायरेक्शन में क्या करानी है? घुमानी है। एक कर्व आया, ऐसे टर्न आया, आप टर्न लेना चाहते हो, तो इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे थे, बाइक लेकर के जैसे आप टर्न लेना चाहोगे, ठीक है, तो हल्का सा आपने देखा होगा जो मोटो जीपी वगैरह रेस होती है उसमें लोग टर्न करते समय पूरी बाइक को क्या कर देते हैं? लेटा देते हैं, ठीक है, ग्राउंड से एकदम टच करा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो टच नहीं कराएंगे बेटा तो क्या होगा? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आलस किसमें है? डायरेक्शन में भी, कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, वो अपना डायरेक्शन नहीं बदलना चाहती। आपने क्या किया? इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे थे, अचानक से आपने डायरेक्शन बदल लिया, तो बॉडी क्या करेगी? जो डायरेक्शन आप बदल रहे हो उसका अपोज करेगी और एक इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा। ये चीज आपने बसेस वगैरह में फील की होगी, जब बस ड्राइवर फुल स्पीड से बस चला रहा होता है और अचानक से ड्रिफ्ट मार दे, फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अचानक से ड्रिफ्ट मार दे, तो आपको एक सूडो फोर्स फील होता है इस डायरेक्शन में। बात समझ में? सूडो फोर्स क्यों फील होगा? क्योंकि अभी आपकी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। डायरेक्शन चेंज होगा तो बॉडी उस डायरेक्शन चेंज का अपोज करेगी और आपको खिड़की की तरफ आप चिपक जाओगे। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। होप सो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी, ठीक है। अच्छा, अगर इनर्शिया ये तीन पार्ट है बेटा, तो इनर्शिया को लेकर के मैं एक और छोटी सी चीज बताना चाहूंगा आपको। क्या मैं इनर्शिया और मास के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूं? मैंने बोला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, दैट इज इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। आलस आपको समझ में आया? तीन टाइप के आलस हैं, मोशन, डायरेक्शन और रेस्ट के, ठीक है। मैंने बोला इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। आपने बोला सर आलस मास के प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल, जो जितना क्या होगा, जिसका जितना मास ज्यादा होगा उसमें उतनी बड़ी आलस होगी, ठीक है, जिसका मास जितना ज्यादा होगा उतनी बड़ी उसमें क्या होगी? आलस होगी। जैसे कि आपने बोला सर कि अगर छोटी सी, जैसे अगर ये बॉटल है, ठीक है, इसका मास क्या है बेटा? कम है। या फॉर एग्जाम्पल बॉटल से पहले मैं अगर मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है, इसका मास क्या है? बहुत ज्यादा कम है।
तो मैं अगर इसमें हल्का से फ्लिक देता हूं, उड़ गया। क्या इसमें इसकी जगह मैंने बॉटल रखा और बॉटल को मैं उतने ही अमाउंट का फ्लिक दे रहा हूं, उड़ रहा है क्या? नहीं। मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, आलस ज्यादा। इसका मास ज्यादा है तो इसकी आलस ज्यादा है। मैं उतना ही अमाउंट का फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये अपनी जगह से हिल रहा है? नहीं हिल पा रहा है। रीजन क्या है? इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा उसमें आलस होगी। आलस हमारे पास तीन टाइप से हमने पढ़ा, डायरेक्शन, मोशन और रेस्ट। रेस्ट वाला समझ में आया। अब मोशन वाला की मैं बात करूं कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें केस स्टडीज भी बनती है हमारे पास, इट इज इजियर टू स्टॉप अ बाइसाइकिल रादर देन अ कार। कि भाई सामने से साइकिल चल के आ रही है, साइकिल को मैं बहुत इजीली रोक सकता हूं, लेकिन अगर सामने से हमारे पास क्या चल के आ रही है? कार चल के आ रही है, तो कार को इतनी इजीली रोक पाऊंगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कार का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसे ही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की अगर बात करें तो अगर आपने देखा होगा जो फास्ट एंड फ्यूरियस वगैरह देखा होगा, इजिली जो कार्स होती हैं, सुपर कार्स होती हैं, उनमें ड्रिफ्ट लगाना बहुत इजी होता है। क्या मैं ट्रक्स वगैरह में आपने कभी ड्रिफ्ट लगते देखा है? मॉन्स्टर ट्रक वगैरह में या नॉर्मल ट्रक्स वगैरह में ड्रिफ्ट लगते देखा है? ट्रक में अगर ड्रिफ्ट लगा दोगे क्या हो जाएगा? उसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, वो इतनी इजिली चीजों पे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ट्रक का डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया, तो होगा क्या इस पर्टिकुलर कंडीशन? ट्रक पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रक क्या है भाई इस कंडीशन में कि इनर्शिया, और ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ट्रक जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, अपना डायरेक्शन बदलना नहीं चाहता। अगर डायरेक्शन बदलेगा, बहुत जल्दी बदलेगा, ड्रिफ्ट वगैरह कराओगे तो ट्रक मास ज्यादा है वो पलट जाएगा। बट जो स्पोर्ट्स कार वगैरह होती है बेटा, उनका मास कम रहता है, वो जमीन से जुड़ी रहती हैं, उनका जो एयर रेजिस्टेंस रहता है वो भी, या उन जमीन और उसके बीच में जो गैप रहता है वो बहुत ज्यादा कम रहता है, तो उन सब चीजों में उसमें ड्रिफ्ट बहुत इजीली लग जाती है, बट ट्रक वगैरह में नहीं लग सकती। होप सो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। तो हमारे पास क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग इनर्शिया, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मैंने तीनों कंडीशन बता दी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप इन सब चीजों को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ओके। जैसा कि इनर्शिया को लेकर हमने अभी देखा था, ठीक है, इसका मास ज्यादा है, पुश कर रहा है, उठो भाई, क्या उठ जाएगा? नहीं। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उठो यहां से, ठीक है। इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका मास बहुत कम है, तो एलिफेंट को हटा पाना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल केस है, जब तक वो खुद ना हटना चाहे। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये पुश करेगा तो क्या उठ जाएगा? नहीं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हाट? रेस्ट। कि जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहती है, मोशन में नहीं आना चाहती अपने आप। अगर हम जानबूझ के इसको रेस्ट मोशन में लाना चाहेंगे, इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होगा। सेकंड केस में आप देखिए, ये देखिए सेकंड केस में, जैसे ये बॉडी मूव कर रही थी, बॉडी मूव करते हुए और ब्रेक लगा इसमें, तो इसके ऊपर जो छोटू था वो उड़ गया। छोटू था वो कहां चला गया? हवा में चला गया, उड़ गया। रीजन क्या है? जब आप कार के ऊपर बैठे हुए, फॉर एग्जांपल मैं कार के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ हूं अजय देवगन स्टाइल में, ठीक है, कार फुल स्पीड में आ रही है और कार वाले ने हैंड ब्रेक मार दिया, तो मैं क्या होऊंगा? क्या ऐसे ही मैं खड़ा रह जाऊंगा? कार के साथ मैं भी रुक जाऊंगा? नहीं, मैं हवा में उड़ जाऊंगा। क्या रीजन है? क्योंकि मेरी बॉडी अभी किसमें है? मोशन में है। जब मेरी बॉडी मोशन में है और कार वाले ने अचानक ब्रेक मारी तो कार रुक गई, लेकिन मैं नहीं रुका, मेरी बॉडी अभी भी किसमें है? मोशन में है। तो जब इतना सडन चेंज होगा तो मेरे बॉडी के अंदर जितना मोमेंटम होगा वो शिफ्ट होगा। शिफ्ट कहां होगा? मेरी ही बॉडी को लेके उड़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सॉरी इनर्शिया ऑफ मोशन। कि अगर कोई भी चीज मूव कर रही है, मूव ही करना चाहते, रुकना नहीं चाहते, रोकने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए। अगर सडन अमाउंट में ब्रेक लगेगा, ये बॉडी मूव कर रही थी, सडन अमाउंट में ब्रेक लगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ये बॉडी में ब्रेक लगा यहाँ पे, और ये छोटू हमारा कहां चला गया? हवा में चला गया। बात समझ में आई? छोटू कहां गया? उड़ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप देख रहे हैं ये कार कहां मूव कर रही है? एक कर्वेचर में, कर्व में मूव कर रही है। जब कार वाले ने कार मोड़ी तो देखो, एक इस डायरेक्शन में कार वाले ने जब कार मोड़ी, कार क्या की? मोड़ी बेटा, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, और कार का जो टायर है वो भी थोड़ा सा कहां हो गया भाई? जो हमारे पास रोड है उससे भी लिफ्ट हो गया है, मतलब कार पलटने वाली स्थिति में आ गई है कि कार अब क्या कर जाएगी? टिल्ट हो जाएगी, पलट जाएगी। रीजन क्या है इसका? क्या इसने कार को जानबूझ के इस कंडीशन में लाया? नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये इससे पहले सीधे लाइन पे मूव कर रहा होगा,
ये इससे पहले एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा होगा, स्ट्रेट पाथ के बाद जब ये कर्वेचर पे आया, कर्व पे आया, जब इसने कर्व लिया, मोड़ लिया, मतलब कार को क्या किया, मोड़ा, तो जब कार मुड़ी बेटा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि इसने डायरेक्शन क्या की, कार की चेंज की, लेकिन कार अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती थी, तो कार के अगेंस्ट वर्क करोगे तो एक फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हमने क्या बोला, व्हाट, दिस फोर्स इंट्रोड्यूस सूडो फोर्स, उसको हम बेसिकली बोलेंगे, और ये फोर्स किसकी वजह से लगता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। इसी फोर्स को हम आगे चल के सेंट्रीफ्यूगल के नाम से भी जानेंगे, बट अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं, आगे चल के इस चीज को हम सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानेंगे। होप सो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बेटा, ओके, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एक आध दो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसके लिए चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। ओके, व्हाई पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड इन द सडन ब्रेकिंग बस और बैकवर्ड इन एक्सेलरेशन वन। इनर्शिया के बारे में अगर आपने समझ लिया बेटा तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखो बस मूव कर रही है, ठीक है, बस में जब ब्रेक लगा तो ये माइकल जैक्सन वाला स्टेप हुआ और ये आगे की तरफ गिरने वाला था। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप देखोगे जो इसके पैर हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बस, ठीक है। अगर आप बस जब मूव करती है तो आपके दोनों जो पैर रहते हैं बेटा, अगर ये मार्कर के थ्रू मैं समझाना चाहूं तो ये मार्कर या हाथ के थ्रू समझाना चाहूं तो क्या है, आपके जो पैर हैं वो डायरेक्टली बस से कनेक्टेड है, बस रुकी हुई है, जैसे ही बस मूव करेगी तो क्या होगा, बस मूव कर गई, आपके जो पैर हैं, जो माई बॉडी, माई लोअर बॉडी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बस। लोअर बॉडी किससे कनेक्टेड है, बस से कनेक्टेड है, तो बस मूव कर गई, लोअर बॉडी भी मूव कर गई, बट अपर बॉडी अभी भी किसमें है, रेस्ट में थी, इसलिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं जब बस स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट होती है। अब बस एक बार मोशन में आ गई, बस मूव कर रही है, आप भी अंदर हो, आपकी पूरी बॉडी मोशन में है, ठीक है, आप खड़े हो, पैसेंजर बन के आप खड़े हुए हो, बस मूव कर रही, आप भी मूव कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। बस वाले ने ब्रेक अप्लाई किया, जब ब्रेक अप्लाई किया तो क्या हुआ, जो लोअर बॉडी थी, जो डायरेक्टली कनेक्टेड थी किससे, बस के फ्लोर से, वो बॉडी रेस्ट पे आ गई, बट अपर बॉडी अभी भी किसमें, मोशन में, इसलिए आप आगे की ओर माइकल जैक्सन वाला स्टेप होगा और गिर पड़ोगे। सेम कंडीशन है, बात समझ में आई क्या? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बेटा, व्हाई डस्ट फ्लाइज आउट व्हेन अ कारपेट इज बीटन। लोग बोलते हैं कि अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। Why dust flies out when the carpet is beaten? इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमने क्या देखा कि अगर बेटा ये कारपेट है मान लो, ठीक है, इसमें छोटे छोटे क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। अगर मैं क्या करूं, इस पे डंडा, ये लॉग जब हम मारते हैं, डंडा मारते हैं इस पे, तो क्या होता, क्या है एक्चुअल में कि ये कारपेट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, थोड़ा दब जाता है, और जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने ही प्लेस पे रुके रह जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चीजें किसमें रहना चाहती है, रेस्ट पे रहना चाहती है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट कारपेट नीचे दब जाता है और डस्ट पार्टिकल ऊपर ही रह जाते हैं। बात समझ में आई? और उसमें हम लोग बगल में फैन वगैरह लगा देते हैं तो डस्ट पार्टिकल वहां से क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो वाई डस्ट पार्टिकल्स फ्लाइज आउट व्हेन अ कारपेट इज बीटन, द रीजन इज व्हाट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, ये डस्ट पार्टिकल है, जैसे देखो ये डस्ट पार्टिकल है, और ये हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको डस्ट पार्टिकल मानूं तो ये हमारे पास क्या है, लॉक, मैंने लॉक से अगर इसमें मारा तो होगा क्या एक्चुअल में कि जो हमारे पास कारपेट है वो नीचे चला जाएगा, और उस पर्टिकुलर कंडीशन में डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल हवा में ही रह जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। मेरा हाथ ज्यादा जल्दी मूव कर रहा है और ये पेन कहाँ पे है, हवा पे रुका रह जा रहा है थोड़े टाइम के लिए। स्लो मोशन करके इस पार्ट को आप देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो डस्ट पार्टिकल हवा में ही रुक जाते हैं और कारपेट दब जाता है, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। होप सो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, द फर्स्ट लॉ। इनर्शिया समझ में आया बेटा? इनर्शिया मतलब आलस। आलस कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। कि रेस्ट में भी आलस है, मोशन में भी आलस है और डायरेक्शन में भी आलस है। और हमने क्या बोला कि किसकी आलस ज्यादा होगी कैसे पता चलेगा? जिसका मास जितना ज्यादा उसकी आलस उतनी बड़ी, ठीक है। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बात समझ में आई बेटा? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आइए रीड करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ओके, an object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion
with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force। क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज रुकी है वो रुकी रहेगी, कोई भी चीज मोशन कर रही है वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी until and unless an external unbalanced force acts on it। क्या मतलब हुआ इसका कि कोई बॉडी अगर रुकी है बेटा वो रुकी रहेगी, मूव कर रही है तो मोशन में रहेगी जब तक उसमें क्या ना लगे, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। यही सारी चीजें तो हमने अभी इनर्शिया में पढ़ी है। तो क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं? कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और यहीं पे कमेंट करिए कि क्या हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। आइए समझते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी हाँ, हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सारे इनर्शियल वाले फैक्टर्स हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर? की साइड क्या है आप इसको पढ़ सकते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको रीड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज मोमेंटम। अब ये थोड़ा समझने वाला पार्ट है बेटा। आइए इसको अच्छे से समझते हैं, व्हाट इज मोमेंटम, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये दो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्फेयर्स रखे हुए हैं। एक स्फेयर को मैंने, इसका अगर मैं मास ले लूं बेटा तो 5 kg है, और इसके अगर मैं वेलोसिटी ले लूं तो 5 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है। मास 5 kg, 5 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है। जब ये मूव करते हुए जाएगा, दूसरे का मास भी हमारे पास 5 kg है, लेकिन ये बेटा रेस्ट पे, किस पे है, रेस्ट पे। जब ये जाएगा, मास है और वेलोसिटी, जब ये मूव करता हुआ जाएगा इससे टकराएगा तो क्या करेगा। अगर इलास्टिक कोलिजन की बात करें हम, अब ये इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है बेटा, देखो इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब, बेसिकली ये आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है अगर मोमेंटम आपको समझना है तो। मोमेंटम का क्या मतलब होता है कि जैसे एक बॉडी आए, जैसे एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, एक बॉडी आए और फोर्स लगा के दूसरी बॉडी, क्या एक बॉडी आए किसके साथ, मास है, वेलोसिटी के साथ आए और अपनी पूरी मास एंड वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट में शिफ्ट कर दे, यही शिफ्टिंग ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। ये एक बॉडी आई, शिफ्ट कर दी, बात समझ में आई क्या, एक बॉडी आई और इसने क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मास एंड वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाना ही क्या कहलाता है, हमारे पास मोमेंटम शिफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, मोमेंटम शिफ्ट। तो आइए मोमेंटम के बारे में समझते हैं। अगर ये इसके साथ टकराएगा बेटा तो एक्चुअल में होगा क्या, अगर इलास्टिक कोलिजन का केस है, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, अगर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन का केस है बेटा तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास होगा क्या, अरे कोलिजन है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन का केस है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में 5 kg की बॉडी है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, इससे अगर टकराएगी तो एक्चुअल में होगा क्या, अगर ये मास ए है, ये मास बी है, आफ्टर टकराने के बाद होगा क्या एक्चुअल में इसके पास, कि जो 5 kg की बॉडी ए पार्ट पे थी वो अब रेस्ट पे आ जाएगी, और जिससे टकराई थी वो वाली बॉडी अब उतने ही सेम वेलोसिटी के साथ क्या करेगी बेटा, मूव करने लगेगी, ठीक है। जितने मोमेंटम के साथ ये आया था इसमें मोमेंटम शिफ्ट हो गया, जितनी इसके पास मोमेंटम थी इसने लूज कर दिया, रेस्ट पे आ गया और उतने ही मोमेंटम के साथ मूव करने लगा। तो एक्चुअल में अभी मोमेंटम तो पढ़ा ही नहीं हमने, मोमेंटम है क्या, मोमेंटम हमने समझ लिया। मोमेंटम मतलब क्या बेटा, मोमेंटम इज अ quantity of the motion of an object has calculated as p is equal to mv। momentum means the product of mass and velocity, p से डिनोट करते हैं, the product of mass and velocity is considered as momentum, ठीक है। मास है, किसी बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रही है उसमें मास है, उसके पास खुद की वेलोसिटी है, दैट इज पर्टिकुलर कंसीडर एज व्हाट, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है उसके पास मास है, यही क्या कहलाएगा, मोमेंटम कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। होप सो बात समझ में आई होगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कोलिजन में, इन एनी कोलिजन और इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड इक्वल, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर बात करें हम तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि जो बॉडी शुरू, मतलब इलास्टिक कोलिजन का केस में बोल रहा हूं, इसमें हमारे पास इन इलास्टिक और भी बाकी सारी कोलिजन्स होते हैं जो कि हम इन डिटेल कभी 11th क्लास का लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बट क्लास 9th में इतना कुछ है नहीं, इसको थोड़ा अमाउंट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि कोई भी चीज बिफोर कोलिजन,
जितना मोमेंटम उसका था आफ्टर कोलिजन उतना मोमेंटम उसका मेंटेन होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों केसेस की बात करूं, दिस इज केस फर्स्ट, दिस इज केस सेकंड, अगर मैं दोनों ही केसेस की बात करूं तो शुरू में अगर मैं मोमेंटम बोलूं तो अगर मैं इसको मास m1 लेता हूं, m1 मास मूविंग विद अ u1 वेलोसिटी प्लस m2 मास, ये वाला मास क्या था, रेस्ट पे था, u2 मास इज इन रेस्ट, इज इक्वल टू m1 mass with v1 velocity plus m2 mass with v1 velocity. This is called conservation of momentum. कि बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम था आफ्टर कोलिजन उतना ही मोमेंटम रहेगा। ये u1 क्या है, ये u क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है, और v1 या v2 क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड v2, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। आइए समझते हैं इसके बारे में। हमने क्या बोला कि शुरुआत में इसका मोमेंटम कितना था, आपने बोला सर मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, तो P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी क्या करेंगे 25 और केजी मीटर, यूनिट क्या हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी बेटा, अगर एसआई यूनिट की मैं बात करूं तो हमारे पास आ जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी हमारे पास, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि शुरू का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम जो किसी बॉडी को होगा बिफोर स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग, दोनों ही मोमेंटम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कि मोमेंटम का शिफ्ट हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। जैसे शुरुआत के केस में हमने देखा कि इसके पास मोमेंटम कितना था 25 केजी मीटर पर सेकंड था, इसके पास मोमेंटम कितना था, आपने बोला सर ये 5 केजी की बॉडी है और इसके पास वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना है, जीरो है, इसलिए मैं बोलूंगा कि m1 u1 में हमारे पास मोमेंटम कितना निकल के आया, तो 25 केजी मीटर पर सेकंड निकल के आया, और m2 u2 का जो मोमेंटम था बेटा वो कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि u क्या है, u2 कितना है, जीरो, ये बॉडी तो मूव ही नहीं कर रही। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन m1 u1 पहली बॉडी जो थी हमारे पास वो इससे टकरा करके पूरी एनर्जी इसमें शिफ्ट कर दी और खुद रुक गई, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, और ये वाला m2 और v2 वाला पार्ट कितना हो जाएगा हमारे पास 25 केजी मीटर पर सेकेंड। तो हमने इस कंडीशन और इस एग्जांपल से समझा कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाले पार्ट में हमने देखा, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में, बिफोर कोलिजन जो हमारे पास मोमेंटम था वो 25 केजी मीटर पर सेकंड था, और आफ्टर कोलिजन भी कितना था 25 केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये न्यूमेरिकल टर्म बेटा समझने में थोड़ा सा, इस वीडियो को 3-4 बार अगर रिपीट करके देखते हो तो ये मोमेंटम वाला टर्म आपके लिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिफोर मोमेंटम, बिफोर कोलिजन मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हमेशा ही क्या होगा, बराबर होगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। होप सो मोमेंटम समझ में आया होगा। मोमेंटम का एक लाइन में मैं वर्डिंग बताऊं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, दैट्स इट। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं किनारे हट रहा हूं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बेटा, ओके, मोमेंटम समझ में आया है ना। अब ये न्यूटन का सेकंड लॉ है बेटा। आपने बोला सर न्यूटन का फर्स्ट लॉ सबसे बनता है जनरली, बच्चों से जो पढ़ लेते हैं, और न्यूटन का थर्ड लॉ सबसे आता है। किसी से न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पूछ लो ना, वो यही चिल्ला रहे हैं मोमेंटम इनर्शिया, ऐसा ऐसे कुछ था। तो अगर मैं बोलूं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो बॉडी के साथ क्या क्या हो सकता है। इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन व्हाट विल हैपन टू अ बॉडी। अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, मोशन में है तो मोशन में। न्यूटन का जो सेकंड लॉ दैट डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ क्या बताता है, फोर्स की डेफिनेशन बताता है, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है वो बताता है एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब फोर्स का क्या एक्शन है, एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स बताता है। बात समझ में आई क्या। तो आइए समझते हैं इसको। प्रूव ऑफ F इक्वल टू ma। हमने अभी तक जाना कि मोमेंटम का क्या मतलब होता है भाई। फोर्स की जो डेफिनेशन होती है, एक्चुअल डेफिनेशन, वो फोर्स की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, P से, अभी हमने समझा था। ठीक है, अब डेल P, ये ट्राइंगल जैसा क्या है सर, ये ट्राइंगल है डेल। डेल का सिंबल मतलब क्या होता है, रेट चेंज से डिनोट करते हैं। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, बात समझ में आई। फोर्स इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टाइम। और मैं क्या लिख सकता हूं इसको, फोर्स इज इक्वल टू, मोमेंटम के लिए हम बोल सकते हैं मोमेंटम फाइनल मतलब mv माइनस मोमेंटम इनिशियल मतलब mu डिवाइडेड बाय टाइम।
mv क्या है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी मींस फाइनल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी मींस इनिशियल मोमेंटम, डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाय टी। ये फॉर्मूला कहीं देखा है क्या आपने? याद करिए, फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तु, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मींस फाइनल वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ये किसका फॉर्मूला है? एक्सीलरेशन का। तो मैं इसको एट द लास्ट क्या लिख सकता हूं, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये इसका प्रूव है बेटा, ठीक है। ये क्या है, इसका प्रूव है, ठीक है। प्रूव आप देख सकते हो। और हमने देखा कि फोर्स के लिए हमने क्या बात की, फोर्स इज व्हाट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। ये है ओरिजिनल डेफिनेशन फोर्स की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन सर हमने शुरू में तो पढ़ा था कि द एक्सटर्नल पुश और पुल इज कंसीडर एज फोर्स। तो मैंने बोला भाई वही डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को कैसे, क्या मतलब हुआ? जैसे ये बॉटल रुका हुआ है, स्टेबल पोजीशन पे है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, इसका मोमेंटम क्या है, सारी चीजें अभी जीरो पे है, ठीक है। लेकिन अगर एक बॉडी आई, मैंने क्या किया, इसमें एक एक्सटर्नल पुश दिया, एक एक्सटर्नल क्या दिया, इसमें पुश दिया, एक एक्सटर्नल पुश दिया। इस एक्सटर्नल पुश ने क्या शिफ्ट किया, मोमेंटम चेंज कर दिया इस बॉटल का। अभी बॉटल रुकी हुई थी, जब मैंने एक्सटर्नल पुश दिया तो बॉटल ने अपना मोमेंटम चेंज कर लिया, और दैट पर्टिकुलर शिफ्ट ऑफ मोमेंटम और चेंज ऑफ मोमेंटम इज कंसीडर एज फोर्स। और इसी मोमेंटम के शिफ्ट को ही तो फोर्स बोला जाता है। और ये मोमेंटम शिफ्ट कौन करा रहा है, एक एक्सटर्नल पुश या एक्सटर्नल पुल। बात समझ में आई? तो दैट पर्टिकुलर एक्सटर्नल पुश और एक्सटर्नल पुल इज कंसीडर एज फोर्स। और ये एक्सटर्नल पुल और एक्सटर्नल पुश करता क्या है, मोमेंटम को चेंज कर देता है, मोमेंटम का शिफ्ट बदलता है। मोमेंटम अगर चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसी को हम फोर्स बोल सकते हैं। मोमेंटम अगर चेंज नहीं होगा तो हम उसको फोर्स नहीं बोलेंगे। जैसे एक आध दो मैं अगर आपको केस स्टडी या केस बताना चाहूं, आपसे क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है बेटा, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसमें फोर्स बताना है आपको। तो मैंने बोला फोर्स क्या होगा इसका, जीरो। आपने बोला सर बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स जीरो कैसे है? शुरू में जब बॉडी मूव कराने वाला रहा होगा कोई, शुरू में एक बार फोर्स देना पड़ा रहा होगा बॉडी को मूव कराने के लिए। लेकिन अगर बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है बेटा, तो उसमें क्या होगा, फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि मोमेंटम क्या है, चेंज ही नहीं हो रहा। और मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो हमारे पास फोर्स क्या होगा, जीरो। अगर मैं इसको मैथमेटिकल तरीके से लिखना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे कि भाई फोर्स, मास कितना है इस बॉडी का, अगर मैं मास ले लूं, मास ले रहा हूं मैं 5 केजी। आपने बोला सर मास क्या है इस बॉडी का, मास v माइनस यू बाय टी, ये होता है फॉर्मूला मोमेंटम का। मैंने बोला कि मास कितना है बॉडी का, 5 है। मैंने बोला फाइनल वेलोसिटी मोमेंटम की कितनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है। कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करती जा रही है, डिवाइडेड बाय टाइम, 5 माइनस 5 जीरो। तो हमारे पास f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो कहने का मतलब जब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा तब तक फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, एनसीईआरटी में पहला ही क्वेश्चन है, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या उसमें उसका फोर्स जीरो हो सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल जीरो हो सकता है। कब जीरो होगा? जब वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे एसआई यूनिट की बात करूं तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, मास के लिए अगर मैं बोलूं, रटना नहीं कभी, एसआई यूसाई यूनिट कभी रटी नहीं जाती। मास की क्या होती है? आपने बोला सर मास की होती है केजी। और मैंने बोला एक्सीलरेशन की, तो बोला कि सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या फोर्स की एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? बिल्कुल, ये भी है हमारे पास एसआई यूनिट। और दूसरी क्या है हमारे पास, न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से अगर कोई बॉडी, अगर मैं 1 न्यूटन डिफाइन करना चाहूं, यहां पे कर देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय 1 न्यूटन? 1 न्यूटन का मतलब होता है जब 1 केजी की बॉडी 1 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से मूव करे, उसी को हमने क्या बोला, 1 न्यूटन बोल दिया, ठीक है। बात समझ में आई? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ओके। न्यूटन सेकंड लॉ के कुछ एप्लीकेशन है बेटा, जिसको मैं, ये बेसिकली टीचर इम्पल्स के हिसाब से पढ़ाते हैं, इम्पल्स को लेके पढ़ाते हैं, बट मैं इम्पल्स का यूज नहीं करता। इम्पल्स मतलब
बड़ा फोर्स छोटे टाइम के लिए एक्ट करे तो उसको इम्पल्स बोला जाता है। बट ठीक है, मैं इसको एक अलग तरीके से समझाऊंगा आपको कि फोर्स is directly proportional to rate of change of momentum and force is inversely proportional to time। यही डेफिनेशन अभी फोर्स के लिए पढ़ी थी हमने। इन दोनों को मर्ज करके हमने क्या बोला था कि दैट इज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाय टी। ठीक है, ये बोला था। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है। हाँ, एक चीज और कि भाई जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है ना तो एक कांस्टेंट आ जाता है बेटा, और इस कांस्टेंट की वैल्यू इस कंडीशन में 1 होती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट पीछे भी कांस्टेंट रखा नहीं था, मैंने बता दिया, बस भूलिएगा मत, कांस्टेंट रख दीजिएगा। फोर्स इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल, फिर ऐसे इस फॉर्मेट में आप चीजों को लिखिएगा। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। मतलब क्या कि जितना ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम होगा उसमें उतना ही ज्यादा फोर्स फील करेगा। मैंने बोला कि अगर मेरा हाथ है ये, मैं एक नॉर्मल सी पतली सी स्टिक है, इससे अगर अपने आप को हिट करूं तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे क्या हो रहा है, लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। बट अगर यही सेकंड कंडीशन में मैं एक बड़े, इस ये रिमोट है, इससे हिट करूं, इस कंडीशन में अब मेरे को थोड़ा सा फोर्स फील हो रहा है, क्योंकि जब इसकी मास ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ही ज्यादा फोर्स फील होगा किसी भी बॉडी में, ये उतना ही ज्यादा फोर्स आपको लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप साइकिल से साइकिल वाला अगर आपको आके ठोक देता है या साइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है आपको, तो ज्यादा नहीं लगेगा, साइकिल वाला सामने से आ रहा ठोक दिया, ज्यादा नहीं लगेगा। बट ट्रक वाला अगर आपको टक्कर मार दे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप हवा में चले जाओगे। रीजन क्या है? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है और वेलोसिटी अगर दोनों की कांस्टेंट है, दोनों की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से अगर वो दोनों मूव कर रहे हैं और ट्रक आके टक्कर मारेगा तो आपको ज्यादा डैमेज होगा, क्योंकि ज्यादा मोमेंटम ज्यादा फोर्स, मोमेंटम और फोर्स एक दूसरे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ही ज्यादा फोर्स बॉडी में वो फील होगा। नेक्स्ट पार्ट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। मतलब क्या, आपने देखा होगा पहला पार्ट है, ये बॉलर क्या कर रहा है, बॉल को कैच करता है। जब अगर मैं फॉर एग्जांपल बॉल उड़ती हुई आ रही है, मैं बॉल को कैच करूं, अगर ऐसे ही रख के कैच कर लूंगा तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में होगा क्या, बॉल डायरेक्ट हिट करेगी। जैसे ही बॉल हिट की, आपने देखा हो क्रिकेटर्स वगैरह क्या करते हैं, बॉल को पकड़ते हैं और अपने हाथ को पीछे लाते हैं। तो ये पीछे लाके क्या कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड को बढ़ा रहे हैं। जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो बेसिक मैथ है। जैसे कि मैंने बोला कि फोर्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, जितना ज्यादा टाइम पीरियड, इस डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा फोर्स की वैल्यू कम होगी। मैंने बोला कि भाई 1/2, 1/4 या 1/8 कौन ज्यादा है? आपने बोला सर 1/2 बड़ा है, 1/4 उससे छोटा है, फिर 1/8 सबसे छोटा है। मतलब अपॉन की कंडीशन में अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही ज्यादा वो टर्म छोटा होगा। तो मैंने भी यही बोला कि अगर जितना ज्यादा आप टाइम पीरियड बढ़ा दोगे, फोर्स उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए क्रिकेटर्स वगैरह जब बॉल को पकड़ते हैं तो डायरेक्ट नहीं पकड़ते, पकड़ने के बाद हाथ को पीछे लाते हैं। तो हाथ को पीछे लाते हैं तो क्या कर रहे हैं, ये टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्या कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? दिस इज द फर्स्ट पार्ट, आप रीड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है बेटा सीट बेल्ट का। आपने देखा होगा जो सीट बेल्ट वगैरह कार्स में लगी रहती हैं वो कैसा वर्क करती हैं। आपने देखा होगा सीट बेल्ट, जो कार में सीट बेल्ट लगी रहती है वो डायरेक्टली आपको होल्ड, ये पकड़ के रखती नहीं है। कभी भी एक्सीडेंट हुआ फॉर एग्जांपल तो सीट बेल्ट थोड़ा सा टाइम देती है आपको बेंड होने का, आगे आने का। क्यों, क्या रीजन है? अगर ये सीट बेल्ट लगाया हुआ है तो तुरंत सीट बेल्ट ऐसे पकड़ के नहीं रखेगी, हल्का सा टाइम देगी ताकि आप थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड हो सको। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको भी इन्होंने, सीट बेल्ट बनाने वालों ने भी फिजिक्स पढ़ी और उनको समझ में आता है कि अगर हम टाइम पीरियड बढ़ा देंगे, जैसे कार किसी से भिड़ी, सामने स्ट्रक हुआ, ठीक कोलिजन हुआ, और आप हल्का सा उसको टाइम पीरियड बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा और फोर्स कम हो जाएगा, इसलिए इसको झटका अब कम लगेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सीट बेल्ट ऐसे बने होते कि वो आगे आने का आपको मौका ही नहीं देता तो तुरंत ही जैसी कार भिड़ेगी तो आपका यहाँ पे कितना बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, बहुत ज्यादा कोलिजन से बहुत ज्यादा मोमेंटम शिफ्ट होगा, इंपैक्ट होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा नहीं, आपकी कॉलर बोन वगैरह टूट सकती। बात समझ में आई? तो सीट बेल्ट वालों ने भी फिजिक्स पढ़ी है, कार बनाने वालों ने भी फिजिक्स पढ़ी है, इसी हिसाब से चीजों को बनाया जाता है। ठीक है, या आपने फायर फाइटर्स को भी देखा होगा जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है बेटा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं बिल्डिंग वाले कॉन्सेप्ट पे, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक छोटू खड़ा है, नीचे इसको कूदना है तो नीचे एक बड़ा सा एयर बैग देते हैं। क्या देते हैं? एक बड़ा सा एयर बैग देते हैं। और जब ये छोटू इसके ऊपर जंप करेगा, आग लगी हुई है बिल्डिंग में, ठीक है,
जब ये छोटू इसके ऊपर जंप करेगा तो ये छोटू धीरे 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 इस एयर बैग के कहा चला जाएगा, अंदर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, और यहाँ पे कहीं पे आके जो इसकी स्पीड होगी वो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? इसको हल्का सा ही भरा जाता है, बहुत ज्यादा नहीं भरा जाता, ताकि ये बाउंस ना हो जाए। पता चला कूदा बचने के लिए और बाउंस होके उड़ गया, खत्म काम। ऐसा नहीं, ये अंदर जाएगा, फिर धीरे 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 एयर बैग नीचे होता जाएगा, नीचे होता जाएगा, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी फाइनल। तो ये एक्चुअल में कर क्या रहा है, जब ये इससे भिड़ता है, एयर बैग से कूद रहा है ऊपर से, जब एयर बैग से टकराएगा तो टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और हमने पढ़ा है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, जितना ज्यादा टाइम पीरियड बढ़ेगा फोर्स या इंपैक्ट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। होप सो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। ओके, चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आइए इनको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेटा मैं एक आपको बहुत नॉर्मल सी चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल सॉल्व करिए अच्छे से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तु मैंने पढ़ा रखा है, उसके बाद आप सेकंड चैप्टर की न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिजिक्स जो है बेटा वो कॉन्स्टेंटली हर एक चैप्टर से कोरिलेट करती है, अगर कब से कब तक, मोशन से लेके वर्क एंड एनर्जी तक। अगर लास्ट चैप्टर साउंड है, अगर साउंड आपने कब कुछ भी नहीं पढ़ा, साउंड पढ़ लिया तो साउंड आपको समझ में आ सकता है, बट अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा और सेकंड चैप्टर में डायरेक्ट जंप करके आ रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी हर चैप्टर के साथ 10 से 20% कम होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट इसमें यूज में आने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा। व्हाट फोर्स इज वुड बी नीडेड टू, ये नोटेशन मोड आ गया, एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड ऑन अ बॉल और द मास इतना, कितना फोर्स लगेगा आपको बताना है किसी भी बॉडी में अगर उसका एक्सेलरेशन इतना है और उसका मास हमारे पास 6 kg। ठीक है, तो कितना फोर्स इस बॉडी में लगेगा, कायदे से बात ये बतानी है। तो हमने बोला कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, और सेकंड जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, वो फोर्स का होता है इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या इस कंडीशन में मोमेंटम गिवन है? आपने बोला सर मोमेंटम तो नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, इसका क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन। क्या गिवन है, एक्सेलरेशन। तो जाहिर सी बात है ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, पहला वाला दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, मास कितना है इसका, मास 6 kg है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया 6 kg, एक्सेलरेशन हमारे पास हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 4 जा 24 न्यूटन, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एग्जामिनर अगर इसी चीज को थोड़ा सा टफ करके देना चाहता है तो एक चीज बदल देगा, वो क्या दे देगा, यूनिट में आपको कंफ्यूज कर देगा, किलोमीटर पर आवर दे देगा, या आपको डायरेक्टली यूनिट में चेंज दे देगा। तो आपसे फॉर्मूले छोटे छोटे ही हैं बेटा, आपको सिर्फ ध्यान रखना है यूनिट कन्वर्जन में यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि अगर 500 मीटर लिखा हुआ है और 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करना है। तो एक जनरल सा बच्चे ने बोला सर 505 ऐड हो गया, तो मैंने बोला ऐड हो गया तो इसके आगे क्या लगा, किलोमीटर की मीटर, कुछ भी लगाओगे गलत ही होगा, क्योंकि दोनों यूनिट क्या है, अलग है। जब तक इनको सेम ना कर दिया जाए तब तक इनमें प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई क्या बेटा? ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5.5 किलोमीटर। ठीक है, या हमारे पास कितना हो जाएगा, 5500 मीटर। तो सेम यूनिट का ही प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड किया जा सकता है, तो यूनिट में जरूर ध्यान रखिएगा चीजों का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोटरसाइकिल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 5 सेकंड। अब यहां पे देखो, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने क्या बोला है, हमेशा आप लोगों को सिखाया है फर्स्ट चैप्टर में भी, एक कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तु। वास्तु के फॉर्म में चीजों को आप तोड़िए, डिकोड करिए। वास्तु में 5 वेरिएबल टर्म्स हैं और 3 टर्म्स आपको गिवन रहेंगे, 2 टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पहली चीज क्या है, एंड इट टेक्स 5 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक अप्लाइड, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटरसाइकिल इफ इट्स मास अलोंग विद द राइडर इज इतना। ठीक है, तो पहले वास्तु के हिसाब से अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अगर फोर्स निकालना है तो बेटा एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, मोमेंटम वगैरह पता हो, तो मोमेंटम शिफ्ट से भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन से भी निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या इसका देख लेते हैं, एक्सेलरेशन ही देख लेते हैं। ठीक है, तो वास्तु कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने देखा कि सर इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है भाई, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इसकी 90 किलोमीटर पर आवर है, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। आपने बोला सर आपको कैसे पता फाइनल 0 है, क्योंकि इनिशियली इसकी वेलोसिटी और ब्रेक लग रहा है,
ब्रेक लगेगा तो बॉडी रेस्ट पे आएगी और रेस्ट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। टाइम कितना है? 5 सेकेंड है। क्या आपको यूनिट में कुछ दिक्कत लग रही है? मेरे को लग रही है। किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड में है, तो हमको पता है कि किलोमीटर पर आवर को अगर कभी भी किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा? 5/18 से। कितने से करना पड़ेगा? 5/18 से। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास। तो 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मेरे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 25 मीटर पर सेकंड। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। ये दोनों यूनिट सेम हो गए, ये भी सेकंड्स में आ गया है, ये भी सेकंड्स में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक्सेलरेशन निकाल के डायरेक्ट हम लोग आंसर निकालते हैं इसका। ठीक है, ठीक है। मास की बात करें बेटा, मास कितना है राइडर का? 200 kg। बाइक और राइडर को मिला करके आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास v माइनस यू बाय टी होता है। हमने कहाँ पे पढ़ा था? पहले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालिए तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास? a इज इक्वल टू v कितना है बेटा? फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 25 है, हमारे पास टाइम भी 5 है, ये 0 हट जाएगा तो 5 5 जा 25, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 5 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? एक्सेलरेशन निकल गया। अब हमने बोला कि फोर्स निकालना है गुरुजी, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है हमारे पास? 200। एक्सेलरेशन किसमें? प्लस में कि माइनस में? माइनस में। माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द आंसर इज माइनस 1000 न्यूटन। माइनस 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बॉडी मूव कर रही है, इसमें माइनस 1000 का फोर्स लगेगा, तब जाके 5 सेकंड में बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है बेटा। होप सो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी और क्लियर हुई होंगी। ओके, एक और क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा लेवल क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा लेवल क्या, नॉर्मल क्वेश्चंस ही हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे है? अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एन एक्सीलरेशन ऑफ, अच्छा हमारे पास जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है, जो कि m1 मतलब मास 2 है हमारे पास। m1 मास को एक्सेलरेशन ये 5 न्यूटन का फोर्स m1 मास को एक्सेलरेशन दे देता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और m2 एक मास है, उसको एक्सेलरेशन दे देता है कितने का भाई? 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। क्या यूनिट में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सारी यूनिट सेम है, बिल्कुल सेम है। आपको क्या निकालना है? व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ द बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। मतलब दोनों मासेस को अगर जोड़ के फेंका जाए अलग अलग, देखो 5 न्यूटन का फोर्स, अगर इस फोर्स मतलब क्या? एक्सटर्नल पुश, थप्पड़ पीछे से, पटाक। बात समझ में आई क्या? तो 5 न्यूटन का फोर्स अगर m1 मास पे लगता है तो इतनी तेजी से बॉडी मूव करेगी। अगर 5 न्यूटन का फोर्स m2 बॉडी पे लगता है तो इतनी तेजी से मूव करेगी। तो आपको बताना है दोनों बॉडी को कंपाइल कर दिया जाए तो कितने का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करने का बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म है हमारे पास, क्या कि आप पहले m1 और m2 तो पता करिए कितना है। तो हमने बोला कि अगर हम F1 फोर्स निकालना चाहें तो F1 फोर्स के लिए जो फॉर्मूला है हमारे F1 और F2 दोनों फोर्स कॉमन ही हमारे लिए। ठीक है, तो F1 या F1 नहीं लिखूं मैं डायरेक्ट, मैं अगर इसमें लिखना चाहूं दैट इज फोर्स इज इक्वल टू m1a। ठीक है, तो m1 की जो वैल्यू होगी बेटा वो हमारे पास हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कितना है? 8 है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे m2 की सिमिलरली अगर मैं m2 की बात करूं तो m2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसी फॉर्म से, m2 की वैल्यू आ जाएगी 5/24। ठीक है, फिर मैंने बोला कि आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एक्सेलरेशन नेट। नेट एक्सेलरेशन निकालना है आपको कि जब दोनों बॉडी को कंपाइल करके फेंका जा रहा है, मतलब m1 और m2 को कंबाइन करके फेंका जा रहा है, तो एफ नेट कितना है हमारे पास? फोर्स चेंज हुआ क्या? नहीं, फोर्स उतना ही है। 5 न्यूटन का थप्पड़ अब लगेगा, इन दोनों बॉडी को कंपाइल करके 5 न्यूटन का थप्पड़ लगाओ तो कितने से बॉडी मूव करेंगी। तो हमने बोला कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये पूरा मास उठ के इधर आ जाएगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई? एफ नेट डिवाइडेड बाय एम नेट इज इक्वल टू ए नेट, एक्सेलरेशन नेट। इस फॉर्मेट में लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, आइए हमारे पास चीजें सॉल्व हो गई। दिस इज कॉल्ड 5/8, 5/24 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन नेट। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो आप देख सकते हो कि अगर मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? दिस इज कॉल्ड 5n
होल डिवाइडेड बाय एलसीएम यहाँ पे लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 24 और 8 3 24 होता है हमारे पास, तो 3 5 15 प्लस ये टोटल आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, अगर मैं इसको काटना चाहूँ यहाँ से 20 न्यूटन क्यों भाई, 20 आ जाएगा, तो मैं काटना चाहूँ तो यहाँ 5 4 20 और 4 6 24। अब अपने को पता है कि 1/1/6 लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों बॉडी को साथ में मिला करके 5 न्यूटन का थप्पड़ मारोगे तो इतनी उसमें क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। होप तो चीजें समझ में आई होंगी यहाँ तक। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ओके, नाउ द थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। ये मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि भाई एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपने पंच मतलब एक फिस्ट बनाई बढ़िया और फुल पावर से क्या किया, वॉल को हिट किया, वॉल को क्या किया, हिट किया, तो वॉल ने आपको बैक हिट किया। मतलब जितना आपने, फॉर एग्जांपल मैं अगर वॉल को 400 न्यूटन के फोर्स से हिट करूं तो वॉल भी मुझे कितने न्यूटन के फोर्स से हिट करेगी, सिमिलरली जितना फोर्स मैं लगाऊंगा सामने वाला भी उतना ही अमाउंट का फोर्स लगा के मेरे को हिट करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं इस बॉटल को, बॉटल फेवरेट है, इस बॉटल को अगर मैं 5 न्यूटन के फोर्स से हिट कर रहा हूं तो मेरे हाथ में भी लग रहा है। ए बॉटल भी कितने न्यूटन के फोर्स से हिट कर रहा है मेरे को, 5 न्यूटन के फोर्स से हिट कर रहा है। बिकॉज देयर इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही है हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, आप पढ़ सकते हो एक्शन रिएक्शन। For every action there is an equal and opposite reaction. This means force always comes in pair. When you push on something, it pushes back on you with equal force. मतलब अगर आप किसी चीज को एक फोर्स से पुश कर रहे हो तो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से आपको पुश करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने बोला सर ये बॉटल है, बॉटल मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है, सर ये बॉटल है, बॉटल को आपने पुश किया लेकिन बॉटल ने आपको पुश नहीं किया, बॉटल क्या गया, आगे चला गया। आपने बॉटल को, ये देखी, आपने बॉटल को पुश किया और बॉटल आगे चला गया, बॉटल ने आपको पुश नहीं किया। रिस्ट्रेनिंग फोर्स कॉन्सेप्ट भूल गए क्या? अभी मैंने पढ़ाया था। इस बॉटल का रिस्ट्रेनिंग फोर्स कितना है? इस बॉटल का रिस्ट्रेनिंग फोर्स फॉर एग्जांपल था 3 न्यूटन, मान लेते हैं। मैंने इसमें अगर 3 न्यूटन तक फोर्स लगाऊंगा तो मेरे हाथ में कितना न्यूटन का फोर्स देगा, 3 न्यूटन का ही देगा। लेकिन जैसे ही मैं 4 न्यूटन का फोर्स लगा दूंगा तो ये मूव करने लगेगा। क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। जैसा कि अभी हमने समझा था, आइए थोड़ा सा इन डिटेल बात करते हैं इस पे। ठीक है, जैसे अगर एक बॉक्स है, इसके पास खुद का 10 न्यूटन रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे ये मूव नहीं करेगा। 11 न्यूटन का फोर्स आपने इसमें लगा दिया, लेकिन मैंने इसमें लगाया 11 न्यूटन का फोर्स, तो 10 न्यूटन ये फोर्स कहां दे देगा? वापस मुझे ही दे देगा। 10 न्यूटन का फोर्स ये वापस मुझे ही लौटा देगा और 1 न्यूटन के फोर्स से ये बॉडी क्या करेगी? मूव करने लग जाएगी। बात समझ में आई क्या? तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना रिएक्शन ये दे सकता था उतना रिएक्शन देगा। अगर रिएक्शन, जितना रिएक्शन दे सकता था उतना रिएक्शन देगा। अगर उससे ज्यादा मैं फोर्स लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो बॉडी टूट जाएगी या तो बॉडी चलने लगेगी। जैसे मैं अगर इसको हल्के अमाउंट में पुश कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो ये अपना शेप नहीं चेंज कर रहा। लेकिन अगर मैं बहुत स्पीड में या बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगा दे, देखो क्या हो गया, बॉटल ही क्या हो गया हमारे पास, मुड़ गया। तो जब तक ये रिस्ट्रेन कर सकता है, जितना रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, जितना ये सह सकता है उतना सहेगा। लेकिन जैसे ही सहना बंद कर, मतलब एक इसका जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है उससे ज्यादा मैं फोर्स लगा दूंगा तो बॉटल क्या हो जाएगी भाई? मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, डिस्टॉर्ट होने लगेगी, शेप इसका चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? सो देयर इज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही तो है न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लड़ाई आपको याद होगी। ठीक है, सोस्के आइजन, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर ऑफ ब्लीच। ठीक है, ब्लीच देखना है पेपर के बाद। ठीक है, एंड इचिगो कुरोसागी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, क्या हो गया भाई? ओके, आइए थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर। एक्शन रिएक्शन के अब कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्शन रिएक्शन के एग्जांपल क्या है? पहला है वॉकिंग फॉरवर्ड। वॉकिंग फॉरवर्ड क्या मतलब है? अगर मैं चल रहा हूं तो मैं एक्चुअल में क्या करता हूं, जब हम चलते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, चलते हैं, तो हम चल रहे हैं, इसका क्या मतलब भाई? जो वॉल है या फिर जो रोड है उसको हम क्या करते हैं? पुश देते हैं। मैं रोड को क्या कर रहा हूं? पुश दे रहा हूं। इस डायगोनली क्या करता हूं? पुश देता हूं। अर्थ को मैं डायगोनली पुश करता हूं और अर्थ उतना ही अमाउंट में मेरे को पुश बैक देती है, इसलिए इजिली मैं वॉक कर पाता हूं। लेकिन सोचिए, मैं मेन रोड पे इजिली आप दौड़ सकते हैं, लेकिन वहीं पे सैंड की रोड आ गई या मडी रोड आ गई, सामने दलदल आ गया, तो दलदल वगैरह पे आप इजिली चल नहीं सकते। स्वैम्प वगैरह पे या
सैंडी रोड पे आप इजीली मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अच्छे से वहां पे एक्शन ही नहीं दे पाओगे। बालू वगैरह होगी तो उसमें एक्शन ही नहीं दे पाओगे। जब अच्छे से एक्शन नहीं दोगे तो बालू या रेत आपको अच्छे से रिएक्शन नहीं देगी, तो इजीली आप मूव नहीं कर सकते। लेकिन सॉलिड प्लेस अगर मैं इस पे चलना चाहूं तो इस पे मैं इजीली चल लूंगा, क्योंकि जितना एक्शन दे रहा हूं उतना ये मेरे को क्या दे रहा है, रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो वॉकिंग में एक्शन रिएक्शन लगता है। गन रिकॉइल में भाई बंदूक पकड़ी चलाई खेला। आपने रिकॉइल वेलोसिटी कैसे सीखे? पबजी वगैरह खेले हो ना, बोला जाता है एकेएम का बड़ा गंदा रिकॉइल है भाई, M416 का रिकॉइल बहुत अच्छा है। एकेएम का रिकॉइल गंदा क्यों है? क्योंकि एकेएम वगैरह कंधे पे रख के चलानी होती है। ठीक है, क्योंकि जितना एक्शन होगा उतना ही अमाउंट में क्या मिलेगा अपने को, रिएक्शन मिलेगा। देयर इज एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गन चलाओगे तो जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन मिलेगा। दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। बात समझ में आई क्या? फिर है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है भाई? रॉकेट से नीचे से क्या निकलती है भाई? हाई अमाउंट में गैसेस निकलती हैं। गैसेस कर रही हैं इधर एक्शन, ये गैसेस क्या दे रही हैं यहाँ, एक्शन। और रॉकेट के ऊपर ऊपर क्या लग रहा है, रिएक्शन फोर्स। दिस इज कॉल्ड एक्शन। नीचे होगा एक्शन, ऊपर होगा रिएक्शन, तो रॉकेट ऊपर जाएगा। गैस नीचे देंगी रिएक्शन, रॉकेट मूव करेगा ऊपर एज अ रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास रॉकेट प्रोपल्शन का केस भी समझ में आता है अपने को। ठीक है, क्लास 9 के हिसाब से चीजें थोड़ा बहुत कम अमाउंट पढ़ानी होती है। इसका रॉकेट प्रोपल्शन इतना इजी नहीं होता, बट ठीक है, अभी के लिए इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो 3 एग्जांपल्स है हमारे पास। आइए इनको थोड़ा सा और अच्छे इन डिटेल में समझते हैं। ये बात अगर आप इजीली देख पा रहे होगे बेटा, ये जब गन मूव कर रही है, दिस इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी कि भाई गन से गोली निकली आगे और गन कहां चली गई, पीछे, क्योंकि गन को इसने कहां नहीं होल्ड करके रखा था, कंधे पे। बात समझ में आई? रिकॉइल वेलोसिटी क्या, एक्शन का रिएक्शन जरूर मिलेगा। आप गोली चला रहे हो, बंदूक चला रहे हो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये गन है, ठीक है, गन से अगर क्या निकली, बुलेट निकली, बुलेट मूव की इधर, ये हुआ हमारे पास एक्शन। तो गन से जब बुलेट निकली, मोमेंटम हुआ इस डायरेक्शन में, तो इसी का रिएक्शन कहां मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो गन जब गन या बुलेट हम लोग चलाते हैं, कोई भी गन चलाओ हो, तो आपको क्या मिलता है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मिलता है। दिस इज कॉल्ड रिकॉइल रिएक्शन, या इसी को हम रिकॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिकॉइल बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जितना हैवी मशीनरी आप चलाओगे उतना ही ज्यादा रिकॉइल क्या होता है, बढ़ जाता है। पिछले वाले स्लाइड्स पे आप रोक के उसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो पिस्टल वगैरह होती है नॉर्मली खड़े होकर चला लेते हैं, और हैवी गन्स लोगे तो उसको कंधे पे रख के चलाना पड़ता है, एसएमजीज वगैरह हो गई। ठीक है, और ज्यादा ड्रैगनोर वगैरह अगर लगाते हो आप, ठीक है, या एडब्ल्यूएम वगैरह लगाते हो, स्नाइपर्स को बेसिकली लेट के चलाना होता है, क्योंकि ये आपका कंधा उखाड़ देगा बेटा, इतना ज्यादा इसमें जर्क होता है। जब लेट जाते हो आप तो क्या होगा, पूरा आपका जो जर्क होगा पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसलिए स्नाइपर्स वगैरह क्या होता है, स्नाइपिंग करते हैं तो या तो बैठ के करेंगे, या तो खड़े होकर, या दौड़ते हुए नहीं कर सकते। और ये बाजूका वगैरह हो गया, ये दौड़ते हुए तो कभी चलाया ही नहीं जा सकता, इसको बैठ के चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो गोली रहती है बहुत ज्यादा है और हाई स्पीड। जितना मोमेंटम आगे की ओर होगा उतना ही मोमेंटम शिफ्ट पीछे होगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बॉर्डर में सनी देओल पाजी ने क्या किया था, सन्नी पाजी, सॉरी आज आपके बारे में पढ़ाना पड़ रहा है। सन्नी बाजी ने क्या किया था, सन्नी बाजी दौड़ते हुए बाजूका चला दिए थे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। दौड़ते हुए अगर आप बाजूका चलाओगे तो एक्शन तो होगा, साथ में रिएक्शन मिलेगा, आप भी हवा में उड़ जाओगे। इतना ज्यादा रिएक्शन होता है बाजूका वगैरह का। बात समझ में आई क्या? बट सन्नी पाजी है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हैंड पंप उखाड़ सकते हैं तो चला सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, साउथ के पिक्चर में अगर फॉर एग्जांपल इसी की जगह धनुष होते हैं हमारे, ठीक है, तो दुबले पतले मारी वगैरह मूवी उनकी देखिए आप, ठीक है, तो एक आदमी 100 लोगों को मार रहा है, तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। बट सनी पाजी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, पाजी। ठीक है, 2.5 किलो का हाथ है। नेक्स्ट पार्ट, ओके, ये एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। छोटा सा ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छा थ्योरेटिकल पोर्शन प्रॉब्लम है हमारे पास। वो क्या है, अख्तर, किरण एंड राहुल। दिस क्वेश्चन डिस्क्राइब्स, अगर आप अख्तर, किरण, राहुल वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकालिएगा, वो क्या सिनेरियो डिस्क्राइब करता है, वेयर अख्तर, किरण एंड राहुल आर इन द कार एंड इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड, दे डिस्कस द फिजिक्स ऑफ द कोलिजन ऑफ द फॉलोइंग सजेशन। किरण क्या बोलती, किरण थिंक्स द इंसेक्ट हैड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम देन द कार। इंसेक्ट मर गया, इंसेक्ट आ रहा था, कार इधर से आ रही थी, दोनों लोग आपस में भिड़े और इंसेक्ट मर गया। तो पहला रीजन किरण ने क्या दिया, किरण ने रीजन दिया कि द इंसेक्ट हैड गॉन ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम देन अ कार। किरण ने बोला सर
मोमेंटम आपने पढ़ाया है कि जिसका मास ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। इंसेक्ट छोटू सा है, इसका मास कम है, वेलोसिटी कम है, मोमेंटम कम है। कार बहुत बड़ी है, जब बड़ी कार छोटू इंसेक्ट को लड़ती है तो इंसेक्ट मर जाएगा, लेकिन कार हमारे पास चलती रह जाएगी, क्योंकि कार ने इंसेक्ट के ऊपर ज्यादा मोमेंटम शिफ्ट दे दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप लोगों ने बोला सर बिल्कुल पॉसिबल है, तो हमने बोला ये वाला क्वेश्चन सही होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्या? नहीं, यही तो ट्विस्ट है, ये ऑप्शन गलत है। अभी हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ के आ रहे हैं, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। ये ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है अभी डिस्कस करते हैं। सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। अख्तर भाई है, अख्तर भाई क्या बोलते हैं? अख्तर भाई थिंक्स द कार अप्लाइड अ लार्जर फोर्स टू द इंसेक्ट। क्या कभी पॉसिबल है? कार सर बहुत बड़ी है, कार क्या है? बहुत बड़ी है, मास कार का बहुत ज्यादा है, कार का एक्सेलरेशन ज्यादा है, इंसेक्ट छोटू है, इंसेक्ट का एक्सेलरेशन कम है। जब कार और इंसेक्ट आपस में लड़ेंगे तो कार का जो इंपैक्ट होगा या फोर्स होगा इंसेक्ट के ऊपर ज्यादा लगा देगी, तो इंसेक्ट मर जाएगा। क्या ये चीज सही है? पहली बार पढ़ने पे मेरे को भी सही लगी थी, बट ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि देयर इज एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है मेरे भाई, ठीक है। राहुल थिंक्स बोथ द कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स चेंज इन मोमेंटम। दोनों इंसेक्ट और कार सेम फोर्स क्या करेंगे? एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर। ये सही एक्सप्लेनेशन था। कैसे? आइए समझते हैं। अगर मैं थर्ड क्लास के बच्चे से पूछूंगा कि भाई अगर ये कार है, इसकी मास है 100 kg और ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे सामने एक छोटू सा क्या है हमारे पास? इंसेक्ट है। इंसेक्ट कम बैटमैन ज्यादा लग रहा है, ठीक है। इंसेक्ट है, वो उड़ते हुए आ रहा है, इसका जो मास है वो 10 kg है, इसकी जो वेलोसिटी है वो भी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो क्या जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो कार इस पे ज्यादा फोर्स लगा देगी? नहीं, कार हमेशा क्या लगाएगी? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। छोटे बच्चों के लिए छोटे बच्चा बोलेगा कि बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी, बट ऐसा नहीं होगा। जैसे कि अगर कार, फॉर एग्जांपल मैं छोटे यहाँ पे टर्म्स अगर यूज कर लूं बेटा, मैं अगर यहाँ पे छोटे टर्म्स उठा लूं, फोर्स के बारे में बात करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कार के पास 500 न्यूटन का फोर्स है और ये छोटू के पास सिर्फ 50 न्यूटन के फोर्स से मूव कर रहा है ये, ठीक है, तो जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या कार इस पे पूरा 500 न्यूटन का फोर्स लगा देगी? नहीं, इसका जितना रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगा वो पूरा रिस्ट्रेनिंग फोर्स ये कार पे लगाएगा, कार भी उतना अमाउंट ऑफ फोर्स इस पे लगाएगी। ये इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, कार ने भी इस पे 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाया, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दिया, तो बाकी 450 न्यूटन के फोर्स से कार आगे की ओर मूव करती चली जाएगी, और जो न्यूटन, जो ये इंसेक्ट होगा, इंसेक्ट ने कार का 50 न्यूटन फोर्स डाइजेस्ट कर लिया, खा लिया, और वहीं पे वो क्या हो गया? एंड हो गया, खत्म हो गया। बात समझ में आई? जब इंसेक्ट, ये कार आ रही है, ये इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट है, ये कार है, ये कार मूव कर रही है, इंसेक्ट मूव कर रहा है, इंसेक्ट कार में कोलिजन हुआ, कार रुकी नहीं, कार ने इंसेक्ट को टक्कर मारी और कार वापस से चलने लगी। कार की अगर फोर्स 500 न्यूटन था, इंसेक्ट का फोर्स 50 न्यूटन था, दोनों आपस में टकराएंगे, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा और कार मूव करती हुई निकल जाएगी। बात समझ में आई क्या? देयर इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ अभी पढ़ा है सर जी, अभी भी समझ में नहीं है? नहीं समझ में आया तो दीवार में एक मुक्का मार के देखो। दीवार का इस वॉल का रिस्ट्रेनिंग फोर्स कितना है? मैं बोल रहा हूं इस दीवार का रिस्ट्रेनिंग फोर्स है 20,000 न्यूटन। मैं इसमें अगर 200 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं या 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं या 1000 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, सोचो 1000 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया तो दीवार का रिस्ट्रेनिंग फोर्स 20,000 न्यूटन था, तो क्या 1900 न्यूटन के फोर्स से दीवार वापस से मेरे ऊपर जर्क लगा देगी, ज्यादा फोर्स लगा देगी, तो मैं आसमान में उड़ जाऊंगा? क्या साउथ की पिक्चर जैसे कि साउथ एक हीरो खड़ा हुआ है, विलन दौड़ के आया, विलन ने क्या किया? हीरो से मुक्का मारा और विलन ही उड़ गया, हीरो खड़ा है वहां पे। ऐसा पॉसिबल है? नहीं। देयर इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप एक्शन दोगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा आपको, ज्यादा मोमेंटम शिफ्ट या ऐसा चीजें देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। दैट्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर? ओके, आइए एक बार माइंड मैप बना लेते हैं बेटा कि इस पूरे चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले बेटा माइंड मैप में हमने क्या पढ़ा था? फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स के हमने दो टाइप देखे थे, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस फोर्स में हमने देखा था कि एफ नेट अगर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब एफ नेट जीरो का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे 5 न्यूटन से कोई खींच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन से कोई खींच रहा है, तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अनबैलेंस का क्या मतलब होता है?
कि इधर साइड 5 न्यूटन है और इधर साइड 10 न्यूटन है, बॉडी मूव कर जाएगी, जहां पे हमारे पास एफ नेट 0 नहीं होता। फिर उसके बाद हमने डायरेक्टली पढ़ा था इनर्शिया। इनर्शिया में हमने इनर्शिया को पढ़ा कि इनर्शिया मतलब आलस होती है। 3 टाइप की आलस देखी हमने, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन की। ठीक है, इनर्शिया के जस्ट बाद हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन। जीजी के ऑब्जर्वेशन से लेकर के सर आइजैक न्यूटन ने मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचर ऑफ फिलोसफी बुक लिखी, जिसमें उन्होंने ऑल द 3 लॉज ऑफ मोशन बताए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में एक्चुअल में हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और सेकेंड लॉ में पहला पार्ट हमने पढ़ा था मोमेंटम का। मोमेंटम मतलब पी से डिनोट करते हैं और मास इनटू वेलोसिटी कॉल्ड मोमेंटम। इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो केजी मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, बी पॉइंट हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। और सी पॉइंट इसमें फोर्स की जो ओरिजिनल फॉर्म है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। डेफिनेशन ऑफ फोर्स पढ़ी थी। पहला लॉ क्या बताता है कि अगर एफ एक्सटर्नल 0 हो, अगर एफ एक्सटर्नल 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो बॉडी के साथ क्या हो सकता है, बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। सेकंड क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स मींस व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। और फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, वो हमारे पास क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बेटा थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था एक्शन रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसमें बहुत सारे केसेस देखे थे। तो टोटल फोर्स का बेटा ये हमारे पास माइंड मैप है कि एक्चुअल में इस चैप्टर में हमने कितनी कितनी चीजें कवर की थी। इनर्शिया में हमने पढ़ा था रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन के बारे में। और इनर्शिया को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा आलस होगी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं हट रहा हूं किनारे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर बेटा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। एंड ऐसे ही चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और यही सारी चीज़ें एज अ फ्यूल हमारे लिए वर्क करती है बेटा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट। अगर ये सारे कंटेंट आपको वापस चाहिए, हाँ, आज के लिए एक और छोटा सा आपके लिए टास्क है कि फर्स्ट इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिए। अच्छे से देखने के बाद आप एटलीस्ट जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, तब तक मजा नहीं आने वाली है। थ्योरीज को पढ़िए और न्यूमेरिकल्स को बहुत इजीली सॉल्व करिए। और मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हेन वी विगरसली शेक द स्टेम ऑफ द ट्री, देन उसमें से जो पत्तियां होती हैं बेटा उसकी, वो गिर जाती, झड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या इसका रीजन है? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, और इसका जो आंसर है वो प्लीज कमेंट्स में दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।